प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर का जो मॉडल पेपर सेट 3 है, इनके जितने सारे वीवीआई प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इनसे पहले भी मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग याद रखिएगा, इस वीडियो में आज मैं टोटल 40 प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बार-बार बोल रहे थे कि सर आप हिंदी कोर का क्यों नहीं बताते हैं? तो इसीलिए मैंने सोचा हिंदी कोर को आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर हिंदी कोर जो है, ये हिंदी पढ़ने में और सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब इससे सवाल पूछा जाता है तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आज मैं बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बता दूँगा। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है? और याद रखिएगा, अभी मैं जितने सारे प्रश्नों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक प्रश्नों को सॉल्व करके आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो एक थोड़ा स्किप नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए, जिस समय एग्ज़ाम देने आप लोग जाएँगे, तो इसी तरह का एक वहाँ पर गद्यांश दिया हुआ रहेगा और इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ कर के कुछ प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा अच्छा से आप लोग पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, नहीं तो आप लोग लिख करके रख लीजिए, ठीक है? या फिर वीडियो रोक करके अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद में देख लीजिए, कुछ प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न में है कि जनसंकुल, ठीक है? जनसंकुल का क्या आशय होता है, ठीक है? तो जनसंकुल का अर्थ जो होगा, ठीक है? जनसंकुल का अर्थ होगा भीड़ भरा, क्या होगा? तो भीड़ भरा होगा, ठीक है? बी नंबर ऑप्शन है, सही जवाब है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, आम की छतरनार, ठीक है? याद रखिएगा, आम की छतनार डालियों के कारण क्या हो जाता है, ठीक है? या फिर क्या हो जाता था? आम की जो छतनार डाली होता है, तो उससे आखिर क्या होता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा कि यात्रियों की थकान मिटती है। क्या होती है? तो यात्रियों की थकान मिटती है। छतनार का मतलब होता है कि वे आम के पेड़, ठीक है? जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं और बहुत सारे डालियों जो है, बहुत गहरा उसमें होता है, ठीक है? तो उसी को छतनार कहा जाता है। तो देखिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है, ठीक है? कि शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो उसे ढूंठ वृक्ष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ढूंठ वृक्ष कहा जाता है, जिसमें डाली बहुत कम होता है और पत्ते भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, ठीक है? तो सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि नीरवलम्ब का पर्यायवाची शब्द आखिर क्या होगा, ठीक है? तो नीरवलम्ब का जो पर्यायवाची शब्द होगा, वो होगा निराश्रित। क्या होगा? निराश्रित होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर जवाब देने के लिए फिर आप लोगों को एक पद्यांश पढ़ना है और पढ़ करके 5 से लेकर के 8 नंबर का जो प्रश्न है, उसका आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा तारे, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न जो दिया हुआ है 6 नंबर का कि पर ठिठकता देखकर यह, ठीक है? पर ठिठकता देखकर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है, ठीक है? तो इसका जो आशय है, कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक जाता है। मतलब यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है? और अगला नंबर का यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए, जो यहाँ पर 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? कि कली कुसुम से पथ सजा है, पंक्ति में कौन-सा अलंकार छुपा हुआ है? तो इसका जो अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार हैं। कौन से अलंकार हैं? तो रूपक अलंकार हैं, ठीक है?
अगला यहाँ पर देखिए जो 8 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि अनुपयुक्त कथन छाँटिए, ठीक है? अनुपयुक्त कथन यहाँ पर आप लोगों को छाँटने बोल रहा है, जो जो इस कविता से मतलब जो इस पद्यांश से बिल्कुल भी नहीं मेच खा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा पक्षीगण सूर्य की खोज, यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है, ये होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए जो खंड ख का प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए समाचार समाचार मतलब पत्राचार जो है, ठीक है? पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, ठीक है? पत्राचार जो हैं, किसकी अभिव्यक्ति की सरल तरीका है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा विचारों का, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए विचारों के आदान-प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली जो है, वो क्या है, ठीक है? इंटरनेट है, फैक्स है, टेलीफ़ोन है या फिर पत्राचार है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा पत्राचार होगा, क्या होगा? तो पत्राचार होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए? आवेदन पत्र के जो सबसे अंतिम भाग होता है, तो उसमें आखिर क्या लिखा जाना चाहिए? तो याद रखिएगा उसमें प्रार्थी लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? तो उसमें प्रार्थी लिखा जाना चाहिए, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से पत्राचार का कौन-सा प्रकार है? याद रखिएगा पत्राचार का यहाँ पर प्रकार पूछा है कि कौन यहाँ 4 ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन में पत्राचार का आखिर कौन प्रकार है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर होगा यहाँ पर पारिवारिक भी होगा, ठीक है? और सरकारी भी होगा और व्यावसायिक भी होगा। मतलब यहाँ पर ये सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक? आगे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार में वाणिज्य में, पत्राचार में, प्रशासन में, व्यापार में, चिकित्सा में, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है तो उसे आखिर क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा उसे ए, कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो कार्यालयी हिंदी कहा जाता है, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है और सारे प्रश्न वीवीआई हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग बस याद करके रख तो लीजिए, उसके बाद में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? ठीक है? तो कामकाजी हिंदी का जो अन्य प्रचलित नाम है, तो आखिर उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें याद रखिएगा व्यावहारिक हिंदी भी कहा जाता है, ठीक है? प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है और कार्यालयी हिंदी भी कहा जाता है, मतलब इसमें टोटल होगा, ठीक है? सब होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया था? ठीक है? पत्राचार को सबसे ज़्यादा प्रभावित आखिर किसने किया था? ठीक है? तो किसने किया था? आप लोग जानते हैं इसका आंसर, अगर नहीं जानते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है? इसका आंसर होगा मोबाइल फ़ोन, क्या होगा? तो मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न है कि आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? कि आवेदन पत्र को आखिर किस नाम से और जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा आवेदन पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आधिकारिक पत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ देखिए जो 17 का प्रश्न है कि टिपण और आलेखन किस पत्र के भाग हैं, ठीक है? टिपण और आलेखन किस पत्र के भाग हैं? तो याद रखिएगा वो कार्यालयी पत्र के भाग हैं, मतलब बी नंबर ऑप्शन जो हैं बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए मंत्री और प्रधानमंत्री, ठीक है? यहाँ पर दिया हुआ है मंत्री है, प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है। तो इस सब के द्वारा जो लिखी गई टिप्पणी होती है उसे आखिर क्या कहा जाता है, ठीक है? और इनसे पहले का वीडियो भी जो मैंने अपलोड किया था उसमें भी इस प्रश्न का जवाब मैंने बता दिया था, ठीक है? तो उसे आप लोग याद रखिएगा उसे मिनट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मिनट कहा जाता है, ठीक है? चलिए अगला नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर है 19 नंबर का, यहाँ पर देख लीजिए खंड ग में, ठीक है? तो इसमें भी काफ़ी सारा प्रश्न है जो पाठ्य पुस्तक का है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए नमक का दारोगा कहानी का नायक कौन है? ठीक है? नमक का जो दारोगा है तो उस कहानी के जो नायक है मतलब हीरो हैं, तो आखिर कौन है? ठीक है? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा उसे मुंशीधर या फिर वंशीधर, मुंशीधर वंशीधर कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि पंडित आलोपी दीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित
ज़मींदार थे, ठीक है? तो याद रखिएगा वो कहाँ के प्रतिष्ठित ज़मींदार थे, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा दातागंज होगा। क्या होगा? तो दातागंज होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास जो हैं किस हैसियत से गई थी? तो याद रखिएगा मतलब पत्रकार की हैसियत से। किसकी हैसियत से? तो पत्रकार की हैसियत से, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचनाकार हैं या फिर रचना है, ठीक है? मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा संस स्मरणात्मक रेखाचित्र के रचना है या फिर विधा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट जवाब है। अगला यहाँ जो प्रश्न है कि अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फ़िल्म से संबंधित है, ठीक है? तो किस फ़िल्म से संबंधित है आप लोग याद रखिएगा पाथेर पंचाली से। किससे? पाथेर पंचाली से, ठीक है? और हिंदी सब्जेक्ट जो है वो मतलब सुनने में, बोलने में तो आसान है, लेकिन देखिए इसमें प्रश्न काफ़ी अलग तरह का प्रश्न है और इसका जो जवाब है, अगर कोई स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ते होंगे तो उसका जवाब बिल्कुल देना इम्पॉसिबल होगा, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी पढ़ लीजिए, तैयारी करके रख लीजिए। अगला यहाँ जो प्रश्न है कि अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण मूलतः किस भाषा में आखिर लिखा गया था, ठीक है? तो किस भाषा में लिखा गया था आप लोग याद रखिएगा बांग्ला होगा। किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। अगला देख लीजिए गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है? गलता लोहा जो शीर्षक हैं आखिर किसे नष्ट होने का शीर्षक देता है? तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा कुलीनता का अभिमान। क्या होगा? तो कुलीनता का अभिमान होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए गलता लोहा पाठ में, ठीक है? गलता लोहा पाठ में स्कूल का मॉनिटर आखिर कौन है? ठीक है? गलता लोहा पाठ में स्कूल का जो मॉनिटर है वो कौन है? ठीक है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। इसका आंसर होगा मोहन। क्या होगा? तो मोहन इसका आंसर राइट होगा, ठीक है? क्योंकि स्कूल का जो मॉनिटर था वो मोहन ही था, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए स्पीति में बारिश साहित्य की किस विधा की रचना है? ठीक है? स्पीति में बारिश जो है वो आखिर किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा वो है यात्रा वृंत, ठीक है? यात्रा वृंत जो विधा है या फिर आप लोग रचना बोल सकते हैं, वो मतलब डी नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था? ठीक है? स्पीति की जो बौद्ध विहार हैं आखिर उन्हें किसने लूटा था? तो याद रखिएगा किसने किसने लूटा था? तो इसका राइट आंसर होगा जोरावर सिंह ने, ठीक है? किसने लूटा था? तो जोरावर सिंह ने लूटा था, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए जो 29 का प्रश्न दिया हुआ है कि रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया है? ठीक है? रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा शिक्षा के व्यावसायीकरण की समस्या को, ठीक हो? मतलब डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रजनी किससे कहती है कि सेवन्थ क्लास के अमित सक्सेना के मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ, ठीक है? मतलब रजनी किससे कहती है कि मैं 7 क्लास के जो अमित सक्सेना है मैं उनकी कॉपी मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा हेडमास्टर से, ठीक है? किससे? तो हेडमास्टर से जा कर के रजनी कहती है कि मुझे अमित का जो 7 क्लास में पढ़ता है मैथ का कॉपी मुझे चेक करना है, ठीक है? तो ये है हेडमास्टर होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत माता पाठ के लेखक कौन है? ठीक है? भारत माता जो हैं उन पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए जो यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कबीर कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? ठीक है? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए मीरा के गुरु
कौन माने जाते हैं? ठीक है। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? तो कवि रैदास माने जाते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि वे आँखें कविता के रचनाकार कौन हैं? ठीक है। वे आँखें कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो अगला नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते हैं, तो आखिर किस में आस्था रखते थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा गांधीवाद पर। किस पे? तो गांधीवाद पर। ठीक है। अगला यहाँ पर देख लीजिए कि चंपा काले-काले अक्षर नहीं चिन्हती, ठीक है? मैं चिन्हती का क्या अर्थ होता है? तो चिन्हती का अर्थ होता है पहचानती। क्या होता है? तो पहचानती अर्थ होता है। अगला यहाँ पर देख लीजिए गज़ल के रचनाकार कौन है? तो गज़ल के रचनाकार कौन है? तो दुष्यंत कुमार है। कौन है? दुष्यंत कुमार है, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए आओ मिलकर बचाएँ कविता मूलतः किस भाषा में आखिर रची गई है? ठीक है, तो किस भाषा में रची गई है? तो संथाली भाषा में। किसमें? संथाली भाषा में, ठीक है। और अगला यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख लीजिए कि राजस्थान की रजत बूँदें लेख के अनुसार सीधे बरसात में मिलने वाला जो पानी होता है उसे आखिर क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है पालर पानी। उसे क्या कहा जाता है? पालर पानी कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए जो इस सेट का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, कि बेबी हवलदार ने पति का घर किस कारण से छोड़ा था? ठीक है, तो किस कारण से छोड़ दिया था? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि पति द्वारा प्रताड़ित किया जाने से, ठीक है, मतलब पति उसे बहुत परेशान करता था, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए 40 प्रश्न जो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे और इसके बाद में भी हम सेट 4 सेट 5 का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। 1-2 दिन में उसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।